1990s में टेड टर्नर ने एरिक बिशॉफ के साथ मिलकर एक विजन देखा और वो विजन ये था कि WWE के अगेंस्ट वो रेसलिंग इंडस्ट्री में ना ही सिर्फ compete करना चाहते हैं बल्कि उनके ऊपर रूल करना चाहते हैं। और मंडे नाइट वॉर्स के पीरियड में बहुत लंबे समय तक नाइट्रो वॉज द बेस्ट शो। और गाइज अब लोग सोचते हैं कि आखिर फिर ऐसा क्या हो गया कि WCW की कंपनी इतनी फीकी पड़ गई कि एक दिन उन्हें बंद होना पड़ गया। अब ये कहीं ना कहीं एरिक बिशॉफ की प्राइड थी या फिर कोलैप्स था पूरी क्रिएटिव टीम का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन सी वो मेजर मिस्टेक्स करी थी WCW ने जिसकी वजह से गाइस उनकी फॉल की तरफ उनकी डायरेक्शन स्टार्ट हो गई थी। और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो हमारे लाइक का गोल है हमेशा की तरह रहेगा 2000 का, तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया एंड वेलकम बैक टू मंडे नाइट वॉर्स एपिसोड नंबर 18 जिसका नाम है मिस्टेक्स ऑन द बैटलफील्ड। और ये सीरीज इतनी कमाल की रही है। आज का एपिसोड मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि एंड तक अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारी कमाल की चीजें जानने को मिलने वाली हैं, तो डेफिनेटली एंड तक बने रहें। और अगर आप नए हैं इस सीरीज पे तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके फटाफट से उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और जो बचे हुए 2 एपिसोड्स हैं सीरीज के, एपिसोड 19 और एपिसोड 20, वो आने वाला है इस हफ्ते थर्सडे और संडे को रिस्पेक्टिवली, तो आप डेफिनेटली उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहें। अब 1980s के अंदर ये बात हम सब जानते हैं कि WWE नंबर 1 कंपनी थी और उसका मेन क्रेडिट जाता था हल्क होगन को, लेकिन उनका एक कंपटीशन था जो कि थी नेशनल रेसलिंग अलायंस यानी कि NWA। और NWA में काम करते थे एक ऐसे सुपरस्टार जो कि उस समय बहुत पॉपुलर थे और उनका नाम था रिक फ्लेयर। यहाँ पे कोडी रोड्स और जिम रॉस बात करते हैं रिक फ्लेयर की पर्सनैलिटी की कि किस तरीके से वो उस समय पे चैंपियन थे और एक ऐसा टाइटल होल्ड करते थे जो कि बहुत प्रेस्टिजियस था। और रिक फ्लेयर खुद कहते हैं कि ये चीज उनके लिए काफी अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन WWE उस समय पे बहुत ज्यादा पैसे कमा रही थी एज कम्पेयर टू द नेशनल रेसलिंग अलायंस, और इसी की वजह से NWA के लिए दिक्कतें बढ़ रही थी। और टेड टर्नर ने NWA की एक प्रमोशन यानी कि जिम क्रॉकेट प्रमोशंस को खरीदा था और उसको रीनेम कर दिया था एज WCW। तो 1990s की स्टार्ट तक भी ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता था कि WWE वाज स्टिल द नंबर 1 कंपनी इन रेसलिंग इंडस्ट्री। और नए डेकेड में जाते ही विंस मैकमैन ने अपनी कंपनी में काफी सारे चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए और उनमें से एक चेंज था उनके अनाउंसर्स टीम का। और इसी नई अनाउंसर्स टीम के लिए उन्होंने ऑडिशन किया था एरिक बिशॉफ को। तो एरिक बिशॉफ की हमें देखने को मिलती है यहाँ पे एक छोटी सी इंटरव्यू जो कि विंस मैकमैन ले रहे हैं, एरिक बिशॉफ परफॉर्म कर रहे हैं और विंस उनको बिहाइंड द सीन से आवाज आती है विंस की। वो कहते हैं कि ये झाड़ू पकड़ो और इस झाड़ू को तुम इंटरव्यू करके दिखाओ। और एरिक बिशॉफ ने ये चीज भी करी थी अपनी ऑडिशन के टाइम WWE में, लेकिन एट द एंड जो उनके ऑडिशन का रिजल्ट निकल के आया था वो ये था कि उनको सिलेक्ट नहीं करा गया और विंस मैकमैन ने एरिक बिशॉफ को अपना अनाउंसर नहीं चुना। और इसके बाद एरिक बिशॉफ इस इंटरव्यू से निकले थे ये सोच के कि उनको कुछ ना कुछ तो अपने करियर में बड़ा करना है, क्योंकि उनके हिसाब से उनका ऑडिशन बहुत अच्छा गया था। और इसके कुछ ही समय बाद 1991 के अंदर एरिक बिशॉफ को जॉब मिल गई WCW के अंदर एज द अनाउंसर और टेड टर्नर ने उनको हायर कर लिया था। अब WCW स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा मिसमैनेज्ड कंपनी थी और रिक फ्लेयर यहाँ पे बात करते हैं कि ये चीज जबकि कंपनी के लिए अच्छी थी कि टेड टर्नर के पास अपना खुद का नेटवर्क है जहाँ पे उनके शोज एयर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे बंदे को हायर करा जिसका नाम था जिम हर्ड, जो कि रिक फ्लेयर का पूरा कैरेक्टर चेंज करके उनको कोई अजीब सा गिमिक देना चाह रहा था। और इस समय पे रिक फ्लेयर कहते हैं कि मैंने सोचा कि विंस को कॉल करूंगा और मैंने बोला विंस आई एम कमिंग टू योर कंपनी। तो सितंबर 9, 1991 को रिक फ्लेयर ने WWE के साथ अपना डेब्यू करा और इस समय पे ऑब्वियसली क्योंकि हल्क होगन भी WWE में थे और रिक फ्लेयर इंडीज के सबसे बड़े स्टार थे, तो फैंस ये मैच देखना चाहते थे जो कि एक ड्रीम मैच था उस समय पे। और रेसलमेनिया 8 का पेपर व्यू भी नजदीक आ रहा था, तो फैंस को डेफिनेटली लग रहा था कि ये मैच होने वाला है, लेकिन WWE अनफॉर्चुनेटली इस चीज पे डिलीवर करने में फेल हो गई और ये ड्रीम मैच कभी अपने फैंस को नहीं दे पाई। और हल्क होगन अपने पोस्ट ओपिनियन में बताते हैं कि उनके पास आज तक कोई रीजन नहीं है कि आखिर क्यों मेनिया 8 में होगन वर्सेस फ्लेयर का मैच नहीं हुआ। तो यहाँ पे WWE अपने फैंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर चुकी थी, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उन्होंने अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखा और नए स्टार्स को बिल्ड करने की कोशिश करी। और इस समय विंस मैकमैन ने रिक फ्लेयर को ये बात क्लियरली बता दी कि देखो भाई मैं नए स्टार्स को बिल्ड कर रहा हूँ, तो आने वाले समय में तुम्हें मौके कम मिलेंगे, तो बेटर ये रहेगा कि अगर तुम मेरी कंपनी से अभी ही चले जाओ क्योंकि तुम्हारे करियर के लिए वो बेटर चॉइस रहेगी। तो रिक फ्लेयर मंडे नाइट रॉ के लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही मिस्टर परफेक्ट से एक मैच में हारे, जो कि इस समय उनका फाइनल मैच था और वो वापस चले गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में। और जिस टाइम तक वो वापस आए यहाँ पे एक नया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आ चुका था जो
थे एरिक बिशॉफ, और दूसरी तरफ WWE में हल्क होगन हॉलीवुड के लिए छोड़ के जा चुके थे और इस समय रिक फ्लेयर के पास मौका था क्योंकि वो इकलौते बड़े सुपरस्टार बचे थे रेसलिंग इंडस्ट्री में, तो वो अपने आप को री एस्टैब्लिश कर रहे थे गाइस। लेकिन एरिक बिशॉफ चाहते थे कि वो पास्ट से निकलकर कुछ अलग करें, और वो यहाँ पे कहते हैं कि उस समय पे फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे स्क्वाड में रिक फ्लेयर है या फिर नहीं है, हम 500 से ज्यादा लोग अपनी अरीना के अंदर नहीं भर पाते थे, और वो हमेशा से एक ऐसा विजन रखते थे, उनके पास हमेशा प्लान्स थे कि उनको WCW को ग्रो करना है, क्योंकि WWE एक इंटरनेशनल ब्रांड था और WCW इस समय पे भी एक इंडी प्रमोशन की तरह लग रहा था, और ये चीज जो है वो एरिक बिशॉफ बदलना चाहते थे। अब जैसा कि मैंने बताया, हल्क होगन हॉलीवुड के लिए इस समय पे ट्राई कर रहे थे और वो अपना एक शो फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था थंडर इन पैराडाइज, और रिक फ्लेयर ने यहाँ पे मदद करी एरिक बिशॉफ की टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद हल्क होगन, और होगन यहाँ पे कहते हैं कि उनके पास बहुत रिस्पेक्ट थी रिक फ्लेयर के लिए और वो रेसलिंग को बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे थे। तो काफी सारी बातें और नेगोशिएशंस होने के बाद फाइनली हल्क होगन ने डिसाइड करा कि वो टेड टर्नर के लिए काम करके अपना रेसलिंग में रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे एरिक बिशॉफ कहते हैं कि ये मूव उन्होंने इसलिए करा क्योंकि उनको पता था कि उस समय पे भी हल्क होगन एक बहुत बड़ा ड्रॉ है, और विंस कहते हैं कि बिजनेस स्टैंड पॉइंट से अगर मैं देखूं तो ये हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि इस समय मुझे लगा कि हाँ, ये एक्चुअली में अब एक हमारे लिए रियल कॉम्पिटिशन बन सकता है। तो WCW ने गाइस कोई टाइम वेस्ट नहीं करा और फैंस को वो मैच दे दिया जो कि 2 साल पहले WWE देने में फेल हो गई थी, एंड दैट वाज हल्क होगन अगेंस्ट रिक फ्लेयर। और इस समय पे दोनों ही सुपरस्टार्स भी इस मैच को चाहते थे क्योंकि WCW को एज अ कंपनी ग्रो करना इनका मेन मुद्दा था। और बैश एट द बीट जुलाई 17, 1994 को हल्क होगन ने अपनी फर्स्ट PPV परफॉर्मेंस में रिक फ्लेयर को हराया टू बिकम द न्यू WCW चैंपियन गाइस। और ये चीज बहुत बड़ी थी WCW के लिए क्योंकि उनको इंटरनेशनल टीवी डील्स मिल रही थी, मर्चेंडाइज ज्यादा बिक रही थी, स्पॉन्सर्स मिल रहे थे, एंड इनडायरेक्टली आई कैन से कि हल्क होगन जो है बहुत ज्यादा पैसे लेके आ रहे थे WCW के लिए, और टर्नर इसके बाद एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाए जा रहे थे और सुपरस्टार्स को साइन कर रहे थे जैसे कि रैंडी सैवेज। तो जो अगला बड़ा मूव था यहाँ पे WCW का वो था विद द लॉन्च ऑफ मंडे नाइट्रो इन 1995, और टर्नर के पास पैसा था और वो नंबर 1 बनना चाहते थे, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एरिक बिशॉफ टर्नर की इस ड्रीम को अचीव करने में भी उनकी बहुत ज्यादा मदद करना चाहते थे। तो इस चीज को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत चीप ट्रिक्स भी यूज करी, जैसे कि मंडे नाइट रॉ के वो रिजल्ट्स रिवील करते थे नाइट्रो के ऊपर, और वो कहते हैं कि ये चीज उनको बिल्कुल बुरी नहीं लग रही थी क्योंकि उस समय पे इसकी मदद से नाइट्रो रॉ के अगेंस्ट compete कर पा रही थी, और वो कह रहे थे कि उनके पास कुछ हारने के लिए तो था नहीं क्योंकि टेड टर्नर की इतनी ज्यादा बैकिंग थी और उसके अंदर वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो जो अगला बड़ा मूव था एरिक बिशॉफ का वो था केविन नैश और स्कॉट हॉल को साइन करना और उनको गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स देना, जो कि उस समय बिल्कुल भी कॉमन नहीं था, और ये चीज उनकी तरफ से काफी एग्रेसिव थी। इसने WCW की मदद करी, और NWO की जो फॉर्मेशन हुई थी बैश एट द बीच 1996 में, उससे तो जो है बिल्कुल एक कंपनी की रेटिंग स्काई रॉकेट हो गई थी। तो एक तरफ था ये बैड गाइस का ग्रुप जिसका नाम था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और दूसरी तरफ था काउंटर कल्चर रिप्रेजेंट करता हुआ एक बड़ा बेबी फेस जिसका नाम था रिक फ्लेयर। और एक्चुअली में हो यहाँ पे क्या रहा था कि हफ्ते बाय हफ्ते एवरी सिंगल वीक NWO जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही थी रिक फ्लेयर को, और जिम रॉस कहते हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हें एक चीज को आगे बिल्ड करना है तो तुम उसके लिए अपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश एसेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं था। और रिक फ्लेयर यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी नैश, होगन और सैवेज जैसे लोगों को ओवर करने में अपने अगेंस्ट, लेकिन मुझे पता था कि WCW मुझे उसके बदले में कुछ देने नहीं वाली। और यहाँ पे मीन जीन हमें बताते हैं कि एरिक बिशॉफ और रिक फ्लेयर का रिलेशनशिप ऐसे था कि जैसे पानी के ऊपर तेल, ये कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। और क्रिस जेरिको कहते हैं कि पहली बात तो रिक फ्लेयर एरिक बिशॉफ की क्रिएशन नहीं थे, और वैसे एरिक बिशॉफ के NWO के अलावा कोई भी क्रिएशन नहीं थी, लेकिन अगर तुम NWO के मेंबर नहीं हो या फिर तुम WWE से नहीं आए तो एरिक बिशॉफ बिल्कुल तुम्हारे बारे में केयर नहीं करते थे। और रिक फ्लेयर इस समय पे जबकि बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे, NWO अपना काम कर रही थी, WCW रेटिंग्स में जीत रही थी, उनको रिजल्ट्स मिल रहे थे, और एरिक बिशॉफ का प्लान काम कर रहा था। अब इस समय एरिक बिशॉफ सिर्फ WCW के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नहीं थे बल्कि NWO का एक पार्ट बन चुके थे, और NWO के मेंबर्स को वो कुछ भी करने के लिए अलाउ कर रहे थे, यानी कि उनको फ्रीडम दे रहे थे। और बुकर टी कहते हैं कि ये चीज जो है वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी एरिक बिशॉफ की। और रेजर रमोन कहते हैं, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, कि वो एरिक बिशॉफ को इजी ई कहते थे क्योंकि कभी भी बॉस वाली वाइब्स उनको नहीं मिली उनकी तरफ से, जैसे कि विंस मैकमैन के अंडर उनको मिलती थी। तो डेफिनेटली बिशॉफ ने कमाल करा हुआ था क्योंकि 2 साल तक ऑलमोस्ट लगातार जो है वो नाइट्रो ने रॉ को बीट करा था रेटिंग्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एरिक बिशॉफ सेटिस्फाइड इसमें नहीं थे कि मैं WWE से आगे निकल गया हूँ, उनको यहाँ पे WWE को कंपटीशन से ही वाइप आउट करना था।
और क्रिस जेरिको कहते हैं कि एरिक बिशॉफ मीटिंग्स करते थे स्पेसिफिकली ये बातें बोलने के लिए कि WWE जो है वो 6 महीने में आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी और वो उनकी ग्रेव के ऊपर चलेंगे। और आर्न एंडरसन यहाँ पे हमको बताते हैं कि एरिक बिशॉफ का एक ही लॉजिक था कि WWE के सुपरस्टार्स को साइन करो, उनको गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स पे डाल दो और इस तरीके से WWE अपने आप ही आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी। तो ब्रेट हार्ट, रिक रूड और कई सारे सुपरस्टार्स जो है इस कंपनी में आने लग गए थे। अब यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक जो एरिक बिशॉफ कर रहे थे, जो कि मैं पॉइंट आउट करता हूँ, वो ये थी कि बहुत सारे सुपरस्टार्स पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च रहे थे जिनका टाइम ऑलरेडी निकल चुका था इंडस्ट्री में, जो कि पॉपुलर उतने नहीं होने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ विंस मैकमैन इस चीज को समझने में स्मार्ट इनफ थे कि उनको नए स्टार्स बनाने की जरूरत है, लेकिन एरिक बिशॉफ वाज ऑब्सेस्ड विद WWE। तो विंस मैकमैन कहते हैं कि उनको हमेशा अपने बिजनेस से फर्क पड़ता था, बाकियों के बिजनेस से नहीं, और उनको हमेशा ये बात पता थी कि अगर इस कंपटीशन में वो कुछ देर तक टिके रहेंगे तो उनके पास इतने नए स्टार्स होंगे कि वो इस वॉर को जीत सकते हैं। तो इस समय पे गाइस धीरे धीरे हम चलते गए आगे और WCW का टैलेंट जो है वो बूढ़ा होता जा रहा था और उनकी एज काफी ज्यादा थी और WWE के पास इस समय एक ही मिशन था कि अपने नए स्टार्स को हमेशा अंडर कॉन्ट्रैक्ट रखो और मार्केट में फ्री एजेंट्स जो हैं वो कम होने चाहिए। और एरिक बिशॉफ यहाँ पे बताते हैं कि उनके फ्रेंड का उनको एक कॉल आता है जो कि कहता है कि WWE एक बहुत बड़ा चेंज करने वाली है अपने क्रिएटिव में, कुछ एटीट्यूड एरा करके वो लेकर आने वाले हैं। और बिशॉफ कहते हैं कि उस समय मैं इतना एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैंने अपने दोस्त का फोन उसी समय वहीं काट दिया और मैंने कहा यार ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला, कुछ WWE नहीं करने वाली, ये चीज कभी काम ही नहीं करेगी। और बेसिकली बिशॉफ इसलिए इतना प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि सिर्फ 2 सालों में उन्होंने आकर WCW को नंबर 1 बना दिया था इंडस्ट्री में, जो कि इतने सालों तक WWE के अगेंस्ट कोई नहीं कर पाया था। लेकिन गाइस ये जो रैपिड सक्सेस था, जितनी जल्दी ये कंपनी ग्रो हो रही थी उतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स इनके लिए क्रिएट हो रही थी। तो बेसिकली नाइट्रो पे करते क्या थे कि हर हफ्ते फ्रेश मैचेस देते थे, कुछ ऐसी चीजें करते थे जो कि लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। तो ऑब्वियसली लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेते थे और मैचेस देखते थे, शो पे आते थे, रेटिंग्स बढ़ती थी। और एरिक बिशॉफ का एक ही पर्पस था, विंस मैकमैन को रेटिंग्स में हराना, और वो यहाँ पे अचीव हो रहा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर इतने सारे अलग अलग मैचेस में इतनी जल्दी खत्म कर दूंगा तो लॉन्ग टर्म में मेरे पास कुछ मैचेस ही नहीं बचेंगे, और अगर बड़े बड़े मैचेस में मंडे नाइट्रो पे कर दूंगा तो पेपर व्यू के लिए हम क्या बचा के रखेंगे। और इसी के बाद गाइस आई एक और बड़ी गलती जो कि था लॉन्च ऑफ थंडर इन 1998, जो कि टेड टर्नर खुद बताते हैं कि ये मूव सिर्फ रेटिंग्स के लिए था, क्योंकि उनको लगा मेरा एक नेटवर्क काफी बढ़िया कर रहा है नाइट्रो की वजह से, तो क्यों ना ये चीज मैं ट्राई करूं थंडर पे भी। लेकिन गाइस यहाँ पर आती है एक और मिस्टेक। तो हुआ क्या कि शोज जो हैं वो बढ़ गए WCW के, हाउस शोज और नाइट्रो के शोज, और जो शेड्यूल था वो सुपरस्टार्स का टाइट हो गया। लेकिन उन्होंने तो गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करा हुआ था जिसके अंदर लिमिटेड डेट्स थी, और कोई भी टॉप सुपरस्टार इस समय थंडर पे अपीयर नहीं होना चाहता था क्योंकि उनको लगता था कि भाई ये तो एक छोटा शो है। तो एरिक बिशॉफ को चाहिए था नए स्टार्स, मेन इवेंट स्टार्स थंडर के लिए, ताकि ये शो रेटिंग्स में अच्छा कर सके। और इस समय उनकी नजर गई अपने पुराने शेर पे जिसके साथ उनकी कुछ खास बनती नहीं थी, और वो थे रिक फ्लेयर। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज फायदे से ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली थी। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक कमाल की स्टोरी। तो रिक फ्लेयर कहते हैं कि उन्होंने WCW की मैनेजमेंट को बहुत पहले बोल दिया था कि वो टाइम ऑफ लेने वाले हैं क्योंकि उनको अपने बेटे के साथ कहीं पे जाना था, और एरिक बिशॉफ इस थंडर शो के लिए रिक फ्लेयर को बुक कर चुके थे, लेकिन रिक फ्लेयर इस शो के ऊपर आए ही नहीं। तो एरिक बिशॉफ यहाँ पे बताते हैं कि भाई मुझे तो नहीं पता कि कब रिक फ्लेयर ने टाइम ऑफ के बारे में बोला, और मैं पूछ रहा हूँ WCW में बैकस्टेज लोगों से क्या तुम्हें बताया, और सारे लोग कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता रिक फ्लेयर की छुट्टी के बारे में। और एक काफी एम्बैरेसिंग तरीके से हमें देखने को मिलता है कि टोनी शेवानी अपॉलॉजी करते हैं यहाँ पे थंडर के शो के ऊपर कि रिक फ्लेयर आज यहाँ पे शो पे नहीं आ पाएंगे, जबकि उनको ऑलरेडी बुक कर दिया गया था। तो एरिक बिशॉफ कहते हैं कि भाई देखो हम एक कॉम्प्रोमाइज बिठाते हैं, और क्या करते हैं कि रिक फ्लेयर जहाँ पे थे उनको एक प्लेन भेजेंगे और वो उस प्लेन से वापस आ सकते हैं यहाँ पे और थंडर पे अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उनको हाफ प्राइस जो है इसका पे करना पड़ेगा, ये हम जो है कॉम्प्रोमाइज पे सेटल करेंगे। लेकिन रिक फ्लेयर ने इस चीज के लिए मना कर दिया एंड WWE एंडेड अप सुइंग रिक फ्लेयर फॉर $2 मिलियन। लेकिन फ्लेयर कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने उनको काउंटर स्यू कर दिया और मैं जो है घर पर बैठ गया सिंपली। तो यहाँ पे रिक फ्लेयर और एरिक बिशॉफ का जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका था। और यहाँ पे क्रिस जेरिको में बताते हैं कि भाई एक पूरी मीटिंग हुई थी यहाँ पे इंटायर लॉकर रूम के साथ,
जहां पे एरिक बिशॉप ने बोला था कि भाई हम फ्लेयर की फैमिली को इसकी सजा देंगे और फ्लेयर की फैमिली तक जो है हम पहुंच जाएंगे। और उन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें बोली यहाँ पे रिक फ्लेयर के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। और यही वो मोमेंट थी जब WCW के पूरे लॉकर रूम की नजरों में एरिक बिशॉप अपनी रिस्पेक्ट खो चुके थे और वो पोस्ट ओपिनियन में कहते हैं कि हाँ मुझे उस समय पे बहुत ज्यादा मेच्योरली एक्ट करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने यहाँ पे कोई भी ह्यूमैनिटी के साइंस नहीं दिखाए थे। तो गाइस उनकी बैक स्टेज रिस्पेक्ट लूज हो चुकी थी, लेकिन स्क्रीन पे वो अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट एक्ट कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ पे जीत रहे थे और उनको लग रहा था कि भाई WWE तो अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगी, मुझे उसके लिए कुछ खास करना है नहीं। तो एरिक बिशॉप की ये जो एरोगेंट बाइक सेगमेंट हमें देखने को मिली, दिस वाज द अदर मिस्टेक, क्योंकि क्रिस जेरिको याद करते हैं कि किस तरीके से नाइट्रो हर हफ्ते जीतती थी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली वो हर हफ्ते चेक करते थे। तो एरिक बिशॉप यहाँ पे चेन से एक बाइक पे लटक के आते हैं नीचे और वो बाइक के ऊपर लेट के कह रहे हैं इट फील्स सो गुड टू बी द किंग ऑफ दिस बिजनेस। और जेरिको याद करते हैं कि ये सेगमेंट के अगले हफ्ते बाद कौन जीता रेटिंग्स में, इट वॉज WWE एंड मंडे नाइट रॉ। तो अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारी यहाँ पे और काइंड ऑफ अपनी खुद की उन्होंने बेइज्जती करा ली। अब रिक फ्लेयर WCW से गायब हो चुके थे और एरिक बिशॉप अपनी प्राइड में खो चुके थे, लेकिन फैंस को ये बात याद थी कि रिक फ्लेयर कितने बड़े स्टार हैं और वो डिमांड कर रहे थे कि रिक फ्लेयर वापस आए, वी वांट फ्लेयर की चैंट्स हो रही थी। और एम्ब्रोस बताते हैं कि एरिक बिशॉप ऐसे प्रिटेंड करते थे कि रिक फ्लेयर तो कोई भी हॉट स्टार नहीं है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो शो पे हो या फिर ना हो, लेकिन शायद एक ऐसा पॉइंट आ चुका था कि एरिक बिशॉप को अपनी ईगो को हटा के रिक फ्लेयर को इस कंपनी में वापस लाना था। तो इस समय पे अभी भी नंबर 1 पोजीशन अवेलेबल थी मंडे नाइट वॉर्स में। ऐसा नहीं था कि WCW जीत चुकी है और रिक फ्लेयर को WCW की ज्यादा जरूरत थी एज कंपेयर टू कि कंपनी को उनकी कितनी जरूरत थी, क्योंकि 1 साल तक वो घर बैठ चुके थे, उन्होंने कोई पैसे नहीं कमाए थे। और बहुत सारी डिस्कशंस करने के बाद फाइनली ये डिसीजन बनाया गया कि रिक फ्लेयर वापस आएंगे और सितंबर 14, 1998 को उन्होंने अपना रिटर्न करा अपने होम टाउन में और रीयूनाइट कर दिया था 4 हॉर्समैन को। तो एक बहुत इमोशनल मोमेंट हमें देखने को मिलता है कि फ्लेयर आते हैं, वो रो रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके WCW में। और इसके बाद जो हमें देखने को मिला गाइस, दिस वाज एब्सोल्युटली इनसेन, क्योंकि एरिक बिशॉप आते हैं यहाँ पे बाहर और ये ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड था कि ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन जो उस समय शब्द बोले गए थे माइक के ऊपर वो डेफिनेटली भी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि रिक फ्लेयर इतने ज्यादा गुस्से में थे और वो खुद कहते हैं कि अगर उस समय एरिक बिशॉप मेरे सामने रिंग के अंदर आ जाता आई वुड हैव ट्राइड टू किल दिस गाय। और एरिक बिशॉप भी उतने गुस्से से यहाँ पे रिक फ्लेयर को बोल रहे थे। और एरिक कहते हैं कि हमेशा से रिक फ्लेयर के लिए पैसों से ऊपर, फेम से ऊपर रिस्पेक्ट रही है और उस समय मैंने वो रिस्पेक्ट उनको नहीं दी जो कि वो डिजर्व भी करते थे और जो उनको उस समय चाहिए भी थी। तो ये सेगमेंट इतनी रियल थी कि फैंस को इसमें ट्यून इन होना ही था और इतने समय बाद रिक फ्लेयर वापस आए थे तो WCW नाइट्रो के शो को यहाँ पे विन मिल गई ओवर मंडे नाइट रॉ। और ये चीज उनके लिए काफी बड़ी थी और इतनी रियल इसलिए लग रही थी क्योंकि इन्होंने इसको एक फ्यूड में पूरा कन्वर्ट कर दिया था। रिक फ्लेयर ने एरिक बिशॉप को एक मैच के अंदर भी हराया टू प्रूव हिज डोमिनेंस और उसके बाद एरिक बिशॉप आके नाइट्रो के ऊपर अपोलोजाइज भी करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि आखिर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रिक फ्लेयर रखते हैं WCW के लिए। तो WWE गाइस इस समय पे आने वाले कुछ हफ्तों में रेटिंग्स के अंदर फिर से जीत रही थी, लेकिन रिक फ्लेयर और एरिक बिशॉप के सुधरते हुए रिलेशनशिप को देख के फैंस को लग रहा था कि शायद WCW अपना रिवाइवल कर सकती है और एक बार फिर से चैलेंज करेगी WWE को। लेकिन इस समय तक उनका मोमेंटम काफी स्लो हो चुका था और फाइनली ये मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो गया ऑन जनवरी 4, 1999, जो कि गाइस प्रोबब्ली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ मंडे नाइट वॉर्स। अब यहाँ पे गाइस मंडे नाइट रॉ के शो पे ऑस्टिन ने अटैक करा था रॉक को और मैनकाइंड यहाँ पे रॉक को और आगे WWF टाइटल जीत गए थे और ये एपिसोड जो था वो पहले से ही टेप कर लिया गया था। तो WCW की काउंटर प्रोग्रामिंग पे इस शो के ऊपर एक मैच होने वाला था जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मैच था, विच वाज हल्क होगन अगेंस्ट केविन नैश फॉर द WCW चैंपियनशिप। और एरिक बिशॉप इस समय इतने डेस्परेट थे रेटिंग्स के लिए कि उन्होंने अपना वही पुराना मूव एक बार फिर से करने की कोशिश करी कि हम पहले ही अपने शो पे रॉ के रिजल्ट्स को रिवील कर देंगे क्योंकि वो शो टेप हो चुका है। तो वो यहाँ पे टोनी शिवानी को कहते हैं कि इस चीज को तुम जितना बुरा बना के कह सकते हो उतना बुरा बना के कह देना। और टोनी शिवानी बहुत बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि अरे यार रॉ के ऊपर मैनकाइंड जो है वो चैंपियनशिप जीत गए रॉक को हरा के, तुम्हें वहां पे कुछ जाने की जरूरत है नहीं, आज हमारे शो पे एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है। और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसलिए था गाइस क्योंकि ऑन दिस नाइट ओवर 500,000 व्यूअर्स यानी कि 5 लाख से भी ज्यादा लोग WCW नाइट्रो का शो छोड़ के WWE रॉ पे चले गए क्योंकि उनको इस बात का यकीन ही नहीं आया कि आखिर मिक फोली यानी कि मैनकाइंड कैसे हरा सकता है रॉक को। और उनके अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी उस चीज को देखने के लिए कि उन्होंने WCW नाइट्रो के शो को बंद करके रॉ को स्टार्ट कर दिया
और जॉन सीना कहते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड डिसीजंस था जो कि मंडे नाइट वॉर्स में एरिक बिशॉफ ने लिया था, और यहाँ पे जो कि एक बहुत बड़ी नाइट होने वाली थी WCW के लिए, वो बन गई एक बहुत बड़ी नाइट फॉर WWE। और इसी के साथ साथ WCW के नाइट्रो के शो पे उन्होंने करा एक इनफेमस सेगमेंट जो कि आज तक याद रखी जाती है, लेकिन अपनी अच्छाई के लिए नहीं, विच वॉज नोन एज द फिंगर पोक ऑफ डूम। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हल्क होगन अपनी उंगली लगा के केविन नैश को नीचे गिराते हैं और केविन नैश सिंपली उनके लिए लेटते हैं और हार जाते हैं, और यहाँ पे हल्क होगन को मौका मिलता है टू बिकम द WCW चैंपियन। और ये चीज आखिर कौन देखना चाहता है कि भाई तुम्हारा सबसे बड़ा मैच जो कि पॉसिबली हो सकता है, जो कि पेपर व्यू पे होना चाहिए, इतना ज्यादा तुमने उसको हाइप करा और तुमने लोगों को एंड में इस तरीके की एंडिंग दी, तो ऑब्वियसली लोग तुम्हारे ऊपर टर्न करेंगे। और गोल्डबर्ग कहते हैं कि ये बेसिकली केविन नैश और हल्क होगन अपनी पावर का यूज कर रहे थे और गेम्स खेल रहे थे रेसलिंग की दुनिया के साथ, उसको मिस यूज कर रहे थे जैसा भी वो करना चाहते थे। और बेसिकली गाइस WWE ने अपने फैंस को लिफ्ट दे दी कि हम तुम्हें WWE की पार्किंग लॉट में छोड़ के आएंगे। और रॉ की रेटिंग्स इस समय तक डबल हो चुकी थी और विंस मैकमैन कहते हैं कि उनको पता था उनका प्रोडक्ट हमेशा से बेटर है, पर फैंस को थोड़ा टाइम लग गया है सोचने में कि भाई कौन सी कंपनी उनको चुननी है। और एरिक बिशॉफ कहते हैं कि अगर एक बार फैंस ने चुन लिया कि हमें WWE पसंद है, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उनको वापस अपने प्रोडक्ट की तरफ लेकर आना। और WWE 2 कदम आगे चल रही थी और WCW 4 कदम पीछे जा रही थी अपने ओल्ड कॉन्सेप्ट और ओल्ड रोस्टर्स के साथ। वही हल्क होगन जो कि 1980s में देखने को मिलता था टीवी पे, वही उनका रेसलिंग स्टाइल था, वही सेम चीज 1990s में। इनफैक्ट अब हल्क होगन और ज्यादा स्लो हो गए थे और वैसे ऑब्वियसली नहीं थे जैसे कि वो 10 साल पहले थे। और इतने सारे सुपरस्टार्स के पास क्रिएटिव कंट्रोल था कि आखिर शो को बुक कौन करे यही कोई बात नहीं जानता था। और एरिक बिशॉफ कहते हैं कि उस समय पर उनको स्मार्टर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। और एरिक बिशॉफ की खुद की जो अथॉरिटी थी उस कंपनी में वो काफी कम हो गई थी, क्योंकि सुपरस्टार्स के गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी ज्यादा पावर थी। और एरिक बिशॉफ का काम यहाँ पे ज्यादा देर तक चलने वाला था नहीं, क्योंकि 1996 के अंदर गाइस टाइम वार्नर ने परचेज कर लिया था टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को। तो एरिक बिशॉफ के ऊपर जो मैनेजमेंट थे वो सिर्फ टेड टर्नर नहीं थे, बल्कि और बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे। और एरिक बिशॉफ अभी भी अपनी कंपनी को डिफेंड करना चाहते थे अगेंस्ट ऑल दीज एग्जीक्यूटिव्स। और हार्वी शिलर जो कि उस समय पे टर्नर ब्रॉडकास्टिंग के प्रेसिडेंट बन चुके थे, वो कहते हैं कि रेटिंग्स हमारे शो की इतनी कम होती चली जा रही थी और उसकी एक लिमिट थी। और एरिक को यहाँ पे सितंबर 10, 1999 को हार्वी शिलर ने बोला कि भाई तुम घर जाओ, हम तुम्हें अभी भी अंडर कॉन्ट्रैक्ट तो रखेंगे, तुम्हें पैसे भी देंगे, लेकिन तुम घर जाओ और इस शो को अब तुम नहीं चलाओगे। तो फर्स्ट टाइम इन 6 years नाइट्रो का जो शो था गाइस, इट वाज विदाउट द लीड एंड विदाउट द गाइडेंस ऑफ एरिक बिशॉफ। और सुपरस्टार्स इस समय पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि फाइनली ये बंदा गया जो कि इतनी गलतियां कर रहा था, जिसने हमारी पूरी कंपनी को डुबा दिया। लेकिन एक सवाल सबके मन में ये था कि जो अगला कैप्टन आएगा जो हमें लीड करेगा, क्या हमें वो हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा या फिर हमारी मौत तक जो है हमें लेके चला जाएगा। और ये चीज गाइस हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में, और इसी क्लिफ हैंगर के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। एपिसोड नंबर 19 इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इट इज द फॉल ऑफ WCW और गाइस होने वाली है सीरीज की एंडिंग बिल्कुल ही जबरदस्त। तो मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।